तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो है बेसिकली डिस्मेनोरिया, यानी कि तकलीफ दे हैज़ या पेनफुल मेंसेस। अच्छा, ये समझने की ज़रूरत है कि ये मेंसेस क्या होते हैं और इसमें ज़ाहिर तकलीफ क्यों होती है। तो बेसिकली मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा और इस प्रोग्राम को देखने के बाद यू वुड बी एबल कि जनाब आप मेंसेस का साइकिल समझें और इसकी फ़िलासफ़ी, यानी कि फ़िलासफ़ी तो नहीं बल्कि इसकी एनाटॉमी ज़ाहिर है क्या होगी, ये कहाँ पे वाक़या है, फिर इसकी फिजियोलॉजी और फिर इसकी बीमारियाँ, ये कॉम्प्लिकेशन जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, उस पर इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर पैथोलॉजी पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट, उससे पहले मैं डॉक्टर अकील जावेद एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने मोहल्ले से रब्ता कर सकता है या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे रब्ता करें। तो एजे हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कर लें, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। कमिंग बैक टू दी पॉइंट, व्हाट इज डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया को समझने से पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज मेंसेस बेसिकली। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटे छोटे क्लिप्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ वीडियो की मदद से, और 3D ये वीडियोस होंगी जिनसे आपको ये समझने में आसानी मिलेगी कि मेंसेस होते क्या है या मेंसेस साइकिल क्या है। जैसा कि को पता है कि अल्लाह ताला ने एक फीमेल में एक सिस्टम रखा हुआ है, जिससे चूंकि फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल कि जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत या जो कैपेसिटी है वो फीमेल में अल्लाह ताला ने दी है। ज़ाहिर है मेल पार्टनर उसको चाहिए, लेकिन जो सिस्टम है बेसिकली वो अल्लाह ताला ने फीमेल्स में रखा हुआ है। तो साइकिल को समझते हैं कि जी मेंसेस साइकिल क्या है। बेसिकली ओवरीज, आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम बैज़ादानी उर्दू में शायद कह सकें। इनमें अगर आप ये 3D वीडियो देखें तो एक एग डेवलप होता है या ये अंडा पैदा करती हैं, और यहाँ से ये फ्लोपिन ट्यूब की वीडियो भी आप देख सकते हैं। इनके जरिए ये जाके यूट्रस, यानी कि यूट्रस जिसको हम रहम कहते हैं, इस वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, वहां पे जाके ये अंडा जो है वो स्टे करता है, यानी कि बैज़ादानी से निकलकर फ्लोपिन ट्यूब से होते हुए ये यूट्रस में जाके स्टे करता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो और मेल का इसको स्पर्म यानी कि सेमन मिल जाए, उसमें बहुत सारे मिलियंस की तादाद में स्पर्म्स होते हैं। कोई एक स्पर्म, जिस तरह कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको हिट कर जाए तो यहाँ पे ओवुलेशन हो जाती है और इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी का अमल स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के जो अमल के लिए है, जो अंडे बनाने के लिए एक फीमेल हार्मोन जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, और उसको मेंटेन करने के लिए कि फर्दर ओवुलेशन या अंडे पैदा ना हो, उसके लिए प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ईस्ट्रोजन इसकी अंडे को पैदा करने में या उसकी प्रिपरेशन के लिए या तैयारी के लिए, और प्रोजेस्टेरोन जिसका मैंने कहा कि उसको मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, होता क्या है कि जब फर्टिलिटी हो जाए या प्रेगनेंसी हो जाए तो आगे से प्रोजेस्टेरोन की डेवलपमेंट या वो इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम में, तो वो आगे से ओवुलेशन नहीं होने देता। इसी वजह से प्रेगनेंसी के बाद ये जो साइकिल है मेंसेस का, ये नहीं आता। अगर खुदा न खास्ता, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि ओवरीज में अंडा डेवलप हो और फ्लोपियन ट्यूब के जरिए ये यूट्रस में आए और वहाँ पे स्पर्म्स इसको हिट ना करे और प्रेगनेंसी ना हो, तो यही अंडे टूट टूट कर शिकार होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और फिर ये एंडोमेट्रियम बॉल आप देखते हैं, इसके जरिए खून की शक्ल में जो फीमेल वजाइना है इसके थ्रू बाहर आ जाते हैं। इसको हम माहवारी या कपड़ों का आना या हैश का आना कहते हैं। तो ये एक सिस्टम है। तो आई एम होपफुल कि यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं कि अच्छा इसकी कॉजेज क्या होती हैं अगर डिस्मेनोरिया है या मेंसेस मुकम्मल ना हो। अच्छा, इसकी कॉजेज पे बात करेंगे तो सबसे पहली जो कॉज मेरे पास मौजूद है, ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है, ये जो मेडिकल साइंस कहती है। इससे पहले मैं बता दूं कि डिस्मेनोरिया दो किस्म के होते हैं, एक प्राइमरी लेवल के होता है और एक सेकेंडरी लेवल के होते हैं। अच्छा, प्राइमरी लेवल में कोई खास वजह नहीं होती, एक टेम्परेरी फेज होता है, लेकिन सेकेंडरी लेवल
में बहुत सारी वजूहत होती है। उन वजूहत या कॉजेज की अपन बात करेंगे तो सबसे पहली जो वजह है वो एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस सबसे पहली वजह बनेगी। इसमें होता क्या है कि ये जो आपकी लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग जो है या जो लकीर है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये यूट्रस के बाहर बन जाती है। एक तो अंदर बनती है और बाहर भी बन जाती है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और माहवारी में तकालीफ या जब वो फ्लो ब्लड का बाहर आता है तो तकलीफ या तकलीफ हैज बाहर आती है। तो ये पहली वजह होगी। उसके बाद इंक्रीज सजीरियन स्कार नीश, आपने एक लफ्ज सुना हुआ है जिसको हम सी सेक्शन भी कहते हैं या सजीरियन केस भी कहते हैं। तो बाज़ बात इसलिए सजीरियन जो केस होते हैं इसमें होता क्या है कि पाउचेस बन जाती हैं। ये जो यूट्रस की वॉल है, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। यूट्रस के वॉल पर पाउचेस यानी कि थैलियन नुमा चीज़ें बन जाती हैं जिसको हम सजीरियन या सी सेक्शन कहते हैं। और इसको ऑपरेशन, चूँकि ये रास्ता रोकते हैं डिलीवरी का, तो इसको हम ऑपरेशन के ज़रिए चूँकि रास्ता तंग होता है तो सिजेरियन केस या सी सेक्शन केस करके इसको रिमूव करते हैं। अगला जो मसला हो सकता है पुरतकलीफ हैज़ के लिए या पेनफुल मेंसेस के लिए, वो जाहिर है फाइब्राइड्स, आपने नाम सुना होगा, रहम की रसूलियाँ, जिसको हम रहम की मतलब रसूलियाँ ही कहते हैं बेसिकली। वो फार्म में थैलियाँ सी होती हैं, वो फॉर्म हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी मसले मसाइल हो सकते हैं। एक और वजह एडिनोमायोसिस, ये भी एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से यूट्रस का साइज, यूट्रस का एक ख़ास साइज होता है। एडिनोमायोसिस जब होगा तो यूट्रस का साइज बड़ा हो जाएगा, उसकी वजह से हैज़ में या मेंसेस में तकलीफ होती है और पेन महसूस करता है। उसके बाद एक और वजह स्क्रीन पे मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ, एंडोमेटीरियल पॉलिप्स जो है, ये एक वजह बन सकती है। इसमें होता है कि ग्लैंड जो है वो एंडोमेटीरियम जो ग्लैंड्स हैं ये ऑक्यूपाई कर लेती हैं खाली स्पेसेस को। जो स्पेसेस वहाँ पे कोई खाली अगर मिलती है तो उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं, तो उसकी वजह से फिर पेनफुल मैसेज कर रहते हैं और पेशेंट को पेन महसूस होती है। एक और वजह, बड़ी आम वजह है, इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस का इशू भी हो सकता है। ये इंटेस्टाइनल सिस्टाइटिस में होता ये है कि ब्लैडर, आपने सुना होगा, जो मसाना है, जब इसको यूरिन को रोकने की कैपेसिटी रखता है, सलाहियत रखता है, इसकी कैपेसिटी होती है, उसको यूरिन को रोकने में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं और उसका जो फंक्शन है उसको रोकने का, विदहोल्ड करने का, रिटेंशन का, वो डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से पेशेंट को फिर हैज़ में तकलीफ होती है या मेंसेस में पेन होती है। एक बड़ी आम सी बीमारी है पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़ का हम उसे नाम देते हैं, जिसमें ये आपकी जो फीमेल ओवरीज हैं, फ्लोटिंग ट्यूब्स हैं, यूट्रस है या वजाइना है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसकी वजह से बेसिकली हम इसको यूटीआई भी कह सकते हैं, क्योंकि यूटीआई तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन फीमेल के जो सिस्टम है उसकी इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। तो उसकी वजह से हैज़ में या मेंसेस में पेन होती है। अच्छा, एक और वजह जो कि यूरोपियन कंट्रीज में तो बड़ी आम है, हमारे पाकिस्तान में भी आम है, IUS कहलाती है, यानी कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव सिस्टम है। वो होता है क्या है कि फीमेल एक डिवाइस टी शेप में, इसकी शेप आपको डिस्प्ले कर देता हूँ सामने, टी शेप डिवाइस अपनी वजाइना में रखवा देती हैं, यूट्रस में रखवा देती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये IUS का, इसका काम ये होता है कि ये जिस तरह पीछे मैंने जिक्र किया, प्रोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मेंसेस नहीं आते और जो फीमेल है वो प्रोडक्टिव या हामला या प्रेग्नेंट नहीं होती। तो बहरहाल ये डिवाइस है जो कि एक एक्सटर्नल चीज़ आप एक जिस्म में रखवाते हैं, तो इसकी वजह से बाज़ केसेस में तकलीफ या पेन महसूस होती है। तो ये जो मैंने एक छोटा सा आपको खाका दिया कि मेंसेस साइकिल क्या है और डिस्मेनोरिया की पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकती है, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी मैंने जिक्र किया और फिर फर्दर जो सेकेंडरी इश्यूज हैं उस पर बात की। अब आते हैं डायग्नोसिस के किस तरह हो सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड को रिकमेंड करता हूँ। उसमें होता क्या है कि एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसका साइज, उसकी थिकनेस देखी जाती है कि क्या है। इसके अलावा यूट्रस का साइज देखा जाता है, इसके अलावा
फ्लोपियन ट्यूब्स देखी जाती हैं कि उसकी साइज में कमी बेशी है या नहीं, फाइब्रॉइड्स का पेशेंट को मसला है या नहीं है। तो ये 2-4 चीज़ें बड़ी क्लियर कट और 99% आप यहाँ से डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट को मसला क्या चल रहा है। तो आपको पता है कि होम्योपैथिक सिस्टम जो है अलामत पे बेस करता है। जब अलामत होगी तो होम्योपैथिक सिस्टम होगा और होम्योपैथिक मेडिसिन होगी। मेडिसिन आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन सिम्टम्स के हिसाब से। तो सबसे पहले जो मसला होता है पेशेंट को वो ये होता है कि पेन होती है, क्रैम्प्स किस्म के, मतलब मरोड़ उठते हैं पेशेंट को। तो मरोड़ जब उठे और क्रैम्प्स महसूस करे पेशेंट पेट में और या ये नोवल रीजन में, तो उसको समझना चाहिए कि उसको कोई ना कोई मसला चल रहा है। उसके अलावा लो बैक पेन होती है इसमें, इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया का मसला हो सकता है। उसके अलावा फटीग हो जाती है, वीकनेस यानी कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है, हेडेक का इशू होता है। और ये जुमला जो सिम्टम्स हैं अगर ये हों तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये क्या होगा। तो अगेन टेलिंग यू दैट होम्योपैथी ऑलवेज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स होंगी तो मेडिसिन होगी। वैसे एक जनरल हमारा पेन किलर है, किसी भी किस्म की पेन हो तो मैकफास्ट 200 में बड़ा अच्छा काम करती है। मैकफास्ट आप सुबह शाम 200 में 2 से 3 बूंदे या कतरे जुबान पे दे देंगे तो इंशाल्लाह ताला फाका रहता है, कोई 70-80% केस कवर हो जाता है। उसके बाद अगर पेट में मरोड़ हो, नोवल एरिया या पेट में मरोड़ आपको महसूस हो और वो मरोड़ बेंड होने से यानी कि ऐसे झुकने से ठीक हो जाए तो कॉलोसंथ हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कॉलोसंथ 30 में इसके रिजल्ट अच्छे हैं। सुबह दोपहर शाम 3 से 5 कतरे ओरल ले लें या 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। उसके बाद बेलाडोना, बेलाडोना में जो पेन होती है वो लोअर एब्डोमेन में होती है, लेकिन नोवल से नीचे वाले हिस्से में महसूस करते हैं। बेलाडोना 30 में अच्छा काम करती है। बेलाडोना की प्रॉपर्टी है कि पेशेंट सुर्खी माइल चीज़ें, मगर अगर उसको हेडेक होगा, थ्रॉबिंग होगा, उसका चेहरा लाल हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, तो जहाँ पे रेडनेस होगी वहाँ पे बेलाडोना होगी। सबाइना अच्छी मेडिसिन है। सबाइना पेल्विक पेन में यानी कि ये नोवल से नीचे पेट, पेट से नीचे जो पेल्विक रीजन है खवातीन का, इसमें पेन होती है। सबाइना 30 में अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम उसी तरह आप यूज करेंगे। 2 से 3 कतरे ऑरल ले लें और नहीं तो 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। सीपिया, सीपिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और आपको पता है कि सीपिया में जो बोझ है वो नीचे की तरफ, यानी कि ऐसा लगता है जैसे वजाइना से और यूट्रस से सारी कुछ चीज़, यानी कि जैसे डिलीवरी हो रही, बच्चा पैदा हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ दबाव महसूस करता है। तो सीपिया 200 में सुबह और शाम में रिकमेंड करता हूँ। अच्छी मेडिसिन है। 2 से 3 कतरे उसको ऑरल ले लें या 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। कहीं पे आपको वॉमिट यानी कि मतली मिले, उल्टी मिले, या आपको नोजिया यानी कि मतली महसूस हो तो एपिकॉक ट्राई करें। एपिकॉक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, 30 में अच्छा काम करती है। तो दुआ में याद रखें, मैं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ टीवी से आज तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।